नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता और राजनीति में कुछ भी संभव है अगर आज की राजनीति को नजदीक से जान ले, नजदीक से समझ ले। आज जो कांग्रेस में है वो सुबह बीजेपी में हो सकता है, सुबह जो बीजेपी में है वो दोपहर को इनेलो में हो सकता है और जो दोपहर को इनेलो में है वो शाम को जेजेपी में जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे नेता हुए हैं हरियाणा के अंदर जिन्होंने एक एक दिन में 3-3, 4-4 पार्टियां भी बदली हैं। और ऐसे ही एक नेता मनोज वधवा जिन्होंने करनाल से 2018 के अंदर अपनी पत्नी को मेयर का चुनाव लड़वाया, दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी की रेणुबाला गुप्ता जीत गई, मनोज वधवा चुनाव हार गए, लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने बेहद खास जगह बना ली थी। लेकिन आज मनोज वधवा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की जो अटकलें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब मोहर लग रही है। आपको बता दूं कि 2018 में मनोज वधवा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। मनोज वधवा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का समर्थन लिया था। मनोज वधवा ने 2019 में, आपको बता दूं कि अक्टूबर 2019 में मनोज वधवा ने यानी कि बीजेपी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो उस समय करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनके सानिध्य में जाकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कहा था कि मुझे बीजेपी की नीतियां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां बहुत प्रभावित करती हैं और मैं इसलिए बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। उस समय एक तस्वीर भी काफी चर्चा में आई थी और ये वो तस्वीर है जिसमें मनोज वधवा गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। हालांकि अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं और लेकिन जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी मनोज वधवा ने यह तस्वीर खिंचवाई। लोग ये दावा करते हैं कि मनोज वधवा के पास इस समय सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी बीजेपी ने दी। लोग ये दावा करते हैं कि उनकी काफी जो जमीन है वो घरौंडा के अंदर एक्वायर हुई, बीजेपी से उनको लाभ मिला। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि मनोज वधवा को बीजेपी का दामन छोड़ना पड़ गया। एक हफ्ता पहले जब मैंने मनोज वधवा से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की तरफ से मुझे टिकट का ऑफर है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं बीजेपी का सिपाही हूं, कांग्रेस में जाने की मेरी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन आज बीजेपी से जब इस्तीफा किसने दिया? मनोज वधवा ने। ये देखिए मनोज वधवा जी का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझे ये देखिए एक मैसेज किया। इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है कि वो पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको अपनी प्राथमिक सदस्यता से जो त्याग पत्र है उन्होंने दे दिया है। मैंने उन्हें यानी कि रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है, आपका मैंने आंसर पढ़ लिया है, आपका जो मैंने इस्तीफा है वो पढ़ लिया है, इसीलिए मैं अब आपको एक खबर सुना रहा हूं। अब बात आती है कि मनोज वधवा ने इस्तीफा क्यों दिया। चर्चा दोस्तों ये है कि मनोज वधवा करनाल से कांग्रेस की टिकट पर एमएलए का जो उपचुनाव हो रहा है वो लड़ना चाहते हैं, उन्हीं नायब सिंह सैनी के सामने जिनके साथ अभी अभी मैंने आपको मनोज वधवा की ये पिक्चर दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, क्या मनोज वधवा को नहीं मिल रहा था जो वो नायब सिंह सैनी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि 2018 में तो बीजेपी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे मनोज वधवा ने। उन्होंने कहा था कि उनके जो भाई हैं सोनू वधवा, उनकी मौत के लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उन्होंने सीधे तौर पर उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ठहरा दिया था। 2018 में इसी बात को मुद्दा बनाकर मनोज वधवा करनाल से चुनाव लड़े, अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया। बड़ी यानी कि जो करनाल की बड़ी जनसंख्या ने उनका साथ भी दिया, हालांकि लगभग 9-9.5 हजार वोटों से वो जरूर हार गए थे। लेकिन उसके बाद जब वो बीजेपी में गए तो लोगों की कुछ विश्वसनीयता कम हुई मनोज वधवा को लेकर। जैसे आज भी मेरे पास काफी फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर ये सब कुछ स्वाभाविक है लेकिन छोड़ने का कोई कारण नहीं है। कारण मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने उनको नजरअंदाज कर दिया, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने उनको कुछ दिया नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी से उन्होंने कुछ मांगा हो तो बदले में मिला नहीं। अब सवाल यह है कि मनोज वधवा जब भी मीडिया के सामने आएंगे तो आखिर वो क्या कहेंगे कि उन्होंने बीजेपी को क्यों छोड़ा। एक कारण सामने आ सकता है, वो कह सकते हैं
कि मेरे ऊपर ईडी की जो जांच है वो चल रही है, तो इसका मतलब मनोज वधवा भी इस बात के ऊपर मुहर लगा देंगे कि ईडी की जो जांच चलती है वो पार्टी के कहने पर चलती है, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा इस बात से इनकार करती है। अब सवाल उठता है कि मनोज वधवा के पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन कि वो कांग्रेस में आए हैं, कल शायद उनकी ज्वाइनिंग होगी, परसों हो सकता है उनकी टिकट की घोषणा हो जाए, लेकिन कांग्रेसी इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस में सभी का स्वागत है, लेकिन टिकट मिलेगी इस बात की कोई बात मनोज वधवा से अभी तक नहीं हुई, ना ही उन्होंने अभी तक कांग्रेस ज्वाइन की है। अब दूसरा सवाल है कि अगर एमएलए का टिकट नहीं मिलता, क्योंकि एमएलए के टिकट के 4 दावेदार हैं। पहला नाम है सुमिता सिंह का, 2 बार की विधायक रही। दूसरा नाम है त्रिलोचन सिंह, 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा। तीसरा नाम है पूर्व मंत्री इंद्री से भीमसेन मेहता का नाम आ रहा है कि वो भी सामने है। चौथा नाम है सुरेश गुप्ता मतलोडा का। अब सवाल है कि इन चारों को दरकिनार कर कांग्रेस मनोज वधवा को टिकट क्यों देना चाहती है, क्योंकि अगर टिकट दी जाएगी तो जाहिर तौर पर कांग्रेसी विरोध करेंगे। कांग्रेस उस विरोध को दरकिनार भी नहीं कर सकती, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के आगे अंदर चुनाव है, आगे जाकर पूरे हरियाणा में कांग्रेस ये भी नहीं चाहेगी कि टकराव हो। तो ऐसे में मनोज वधवा के पास एक ऑप्शन और बचता है कि उन्हें मेयर का चुनाव लड़वाया जा सकता है करनाल से। ये कुछ कमिटमेंट की बात सामने आ रही है कि एमएलए का चुनाव चाहे मनोज वधवा को ना लड़वाया जाए, लेकिन मेयर की टिकट के लिए उनसे बात की गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। वो खबरों में कितना दम है ये तो कोई दम बाहर निकलेगा तो पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि मनोज वधवा शायद एमएलए की टिकट के लिए नहीं ये जुगाड़ कर रही। ये जुगाड़ अगर हो रहा है तो मेयर का जो चुनाव आगे चलकर होना है इसके जुगाड़ के लिए हो रहा है। लेकिन अगर ये टिकट मनोज वधवा को एमएलए के उपचुनाव के लिए मिल जाती है, मनोज वधवा का उस समय विरोध तो चाहे देखिए कितना भी हो, पब्लिक कितना साथ देगी महत्वपूर्ण ये है। कांग्रेसी कितना विरोध करते हैं इस बात की अहमियत कम है, पब्लिक कितना सपोर्ट करती है इस बात की अहमियत ज्यादा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर मनोज वधवा उपचुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने, तो क्या चुनाव जीत सकते हैं? बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, इतना मजबूत है कि वो अंदर तक काम करता है, तो ऐसे में इतना आसान लड़ाई तो नहीं होगी। लेकिन अगर बाहरी और करनाल का मुद्दा छिड़ गया तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को पटकनी मिल सकती है। अगर मनोज वधवा सामने टक्कर में आ जाते हैं तो अब देखना होगा कि मनोज वधवा जब भी मीडिया के सामने आएंगे तो वो क्या दावा करते हैं। क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे या उनके साथ टिकट का कोई वादा किया गया है? वैसे जवाब मैं अभी बता देता हूं, कोई भी नेता ये कहता नहीं है मुझसे टिकट का वादा किया गया, चाहे उसको 15 मिनट बाद ही टिकट मिल जाए। कांग्रेसी उनका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो बीजेपी में गए। अगर वो बीजेपी में ना गए होते तो आज मनोज वधवा को 1 लाख वोट मिल सकती थी इस उपचुनाव में, अगर उन्होंने बीजेपी का दामन ना थामा होता। कहीं ना कहीं राजनीतिक भूल कह लीजिए, जरूरत कह लीजिए, डर कह लीजिए, या फिर मजबूरियां कह लीजिए कि वो उस समय बीजेपी में चले गए थे। जब वो बीजेपी में गए थे तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे उस समय ये बात किया करते थे कि उन्हें बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तो 2018 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। अपने भाई जिनकी मौत हो गई थी उनका यानी कि कहीं ना कहीं जो सिंपैथी थी वो लोगों के साथ थी, लेकिन आज 6 साल बाद उस सिंपैथी के तौर पर मनोज वधवा को वोट मिलेंगे ये कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं मनोज वधवा जी को, शुभकामनाएं बीजेपी छोड़ने की नहीं, किसी पार्टी में जाने के लिए उनको टिकट मिल जाए इसके लिए भी शुभकामनाएं हैं, और वो टिकट पर चुनाव जीतकर आ गया है इसके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल देखना होगा भविष्य के गर्भ में कि आखिर क्या कुछ होता है। ये खबर यहीं खत्म करता हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आखिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले मनोज वधवा अगर करनाल का उपचुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, अगर मेयर का चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, और अगर उन्हें कांग्रेस में बुलाकर टिकट नहीं दी जाती तो मनोज वधवा किधर जाएंगे, क्योंकि ईडी काफी एक्टिव है। धन्यवाद।